और कोई बताएगा? देवनागरी और संस्कृत और संस्कृत। हाँ अपने और कोई तुक्के मार ही दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या जा रहा है? तुक्के मारना कहाँ से सीखते हैं हम? क्लास से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? हकीकत बात है। अब तो आपकी माइनस मार्किंग भी है, पहले तो थी नहीं। मेंस में तो है ना। हाँ तो अभी तो मेंस की तैयारी करोगे तो प्री तो निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारों के क्लियर भी होगी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बचपन से अभी तक लगभग 15 16 17 18 साल भी आपको पढ़ते पढ़ते हो गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड हिंदी के मैं पूछ लिया, हिंदी जो है देते हैं सेकंड ग्रेड से, कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो को दो चीजें होती हैं। अभी तक आप लोगों ने केवल एक एकेडमिक स्तर था आपके पास। कौन सा था? एकेडमिक स्तर समझते हो ना? हाँ, उसमें आपने जैसे कि मेरे हिंदी की सब्जेक्ट की बात करूं, 12वीं तक आपने, हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन भी की है बीए वगैरह में। तो ये रहा है कि मेरे हिसाब से लगभग सभी मोहनलाल सुखेड़िया जीजीटी गुरु गोविंद सिंह पास आउट हुए होंगे। ये है ना अपने यहाँ तो मेवाड़ में। तो रात को एक 1 वीक सीरीज लानी है, घंटे 2 घंटे पढ़नी है, 2 प्रश्न पढ़ लिए हैं और सुबह पेपर देना है। थोड़ी देर बाद पूछोगा आपने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया, खुद को ही पता नहीं। यह हकीकत बात है, हकीकत है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो हमें प्राप्त करना चाहिए, जो मिलना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, वो तो कुछ मिला ही नहीं है। आवाज़ ज़्यादा आ रही है क्या इन फैन वगैरह के? पहुंच रही मेरी आवाज़ अब तक? हाँ। और बस ठीक है, वो मनसा वाचा व्रत कथा आती है वैसे पढ़ के दे दिया, हो गए। और कॉमन सामान्य तो सभी के लगभग सेकंड डिवीजन तो बना ही बना होगा। तो कुछ 2 दिन पहले किसने उस 1 वीक सीरीज को पढ़ ली होगी तो उसके थोड़ा फर्स्ट डिवीजन भी बन गया होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी पूछो, आपको आपसे अभी पूछा जाए कि तेरे बीए में सेकंड ईयर में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी, कोई नहीं बता सकता है। कोई बताएगा मुझे कि सर मेरे बीए या बीकॉम बीएससी जो भी थी मेरे, उसमें सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट रहे हुए। एक बार मेरे एक स्टूडेंट को ऐसा ही कि कोई ऐसा ही सिलेक्टर, यानी कि हिंदी आती है ऐसे ही में, बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसे ही भी बने, तो उससे ही पूछ लिया था कि तेरे थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट रहे हुए। वो अंगुलियों के ऐसे चटक मटक करने लग गया था, नहीं आता था उसको। हकीकत बात है ये। ठीक है, तो अब रही बात ये हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो मैंने बताया एकेडमिक स्तर वहां तक ठीक था, जो आया सो ठीक, नहीं आया सो ठीक, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। ठीक है, अब यहां आने के बाद में दिक्कत ये हो गई कि माइनस मार्किंग है, लाखों लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, खुद से नहीं है, लाखों लोगों के साथ कंपटीशन है। तो देखो, दो चीज होती है, एक एकेडमिक और एक कंपटीशन। अब आप आ चुके हो कंपटीशन में, किस में आ चुके हो? कंपटीशन में आ चुके हो। तो कंपटीशन में क्या है तो वो समझ लो मुख्यतः। उससे पूर्व 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो किसी को ऐसे हाथ दे के नहीं बैठना है। हाँ 2-4 बैठे हैं अभी, ऐसे हाथ देने से क्या होता है, ये कोई आपको जानकारी नहीं देता है। इसका रीजन है, हम बैठे तो यहाँ हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और जगह होते हैं। अभी जैसे कि अभी बैठे बैठे ऐसे हाथ दे के बैठे तो सोचते सोचते बारिश आ रही है, मेरी गाय भैंसे भीग रही होगी, कपड़े भीग रहे होंगे, फतेह सागर घूम रही होगी, वो घूम रहा होगा, ऐसे दिमाग में चलते रहते हैं। तो एक तो ऐसे हाथ देके नहीं बैठना। दूसरी बात, पैर नहीं हिलाना है। क्या नहीं करना है? बहुत सारे मजा आता है ऐसे पैर हिलाने में, टक 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 टक, पड़ोसी डिस्टर्ब होता। तीसरा, लिखना नहीं है, क्योंकि लिखना होता था आप घर भी लिख सकते थे 200 रुपए की एक बुक ला करके, नहीं लिख सकते थे क्या? यहाँ अपना समय फालतू वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना। अब बात आती है कंपटीशन की। तो कंपटीशन में आपके पास 4 या 5 ऑप्शन होंगे, अब तो 5 कर दिए। 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक का सही जवाब देना है, सटीक जवाब देना है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके। ठीक है, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द, ये समझना बहुत जरूरी है। तो समझने के लिए 2 चीजें होती है, एक तो रटो, एक तो रटो। मान लो किसी ने रट लिया है तो वो चल रहा है अभी तक। ठीक है, विद्याधन आलय बराबर क्या बनता है?
विद्या धन आलय, विद्यालय बनता है, पढ़ते आ रहे हैं यार बचपन से। भाई हिंदी में हमने क्या पढ़ा अभी तक, 12वीं तक या ग्रेजुएशन स्तर, अगर साइंस के हो तो 12वीं तक रही होगी, अनिवार्य हिंदी तो रही होगी, ठीक है, पास भी हुए होंगे, 60-65 नंबर भी आए होंगे। पढ़ा क्या ये आपको नहीं पता, बस पूछ लिया था उसने, हमने किसी ने आगे जो सीनियर था उसने तरीका बता दिया, गुरुजी ने तरीका बता दिया, क्योंकि उनको भी पढ़ाना पड़ता, जोर आता है, तो उन्होंने बोल दिया एक दो लघु अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, एक निबंधात्मक आएगा, गाय भैंस बेल पाड़े किसी पर एक निबंध लिखना होगा, आतंकवादी एक समस्या है, 15 अगस्त 26 जनवरी लिख के आ गए आप अपने हिसाब से, ठीक है, और अच्छे नंबर भी मिल गए आप लोगों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन युग में प्रवेश कर चुके हो, यानी हिंदी में कहे तो प्रतिस्पर्धा, किसमें वो प्रवेश कर चुके हो, प्रतिस्पर्धा में, आप एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो। अब इसमें रटना नहीं है, समझना है। अगर आपने एक बार समझ लिया है तो वो मेरे हिसाब से आपकी नौकरी लग भी गई, आपके पोते पोती भी हो जाओगे तब तक नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने समझ रखा है, ठीक है। तो समझना जरूरी, आज तक आपने कुछ चीज जो भी आपने पढ़ाई की उसमें कुछ समझा होगा, तो वो मेरे हिसाब से अभी भी आपके कंठस्थ होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं कोई चीज आज से 10 साल पहले आपने रटी होगी तो शायद वो याद नहीं होगी आपको, ठीक है। मानव स्वभाव होता है भूलना। अब देखो समझना है आपको, समझने की बात करूं तो जैसे हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, मैं चाहूं तो एक शब्द में इसका आंसर दे सकता हूं, भाई हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, एक ही तो शब्द है उसका जवाब। और दूसरा होता है इसको समझना, कि सर हम लाइफ टाइम नहीं भूले। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसका आपके मन में जो अवधारणा रही है जिसकी, वो क्या अवधारणा रही बताओ, कि रटना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं रही। क्या है, पढ़ लेंगे, पढ़ने वाली है तो थ्योरी वाली सब्जेक्ट है, ये रहा है ना, अभी तक तो ये रही। लेकिन आपको बता दूं हिंदी साइंस की तरह है, समझ में आई बात नहीं आई। H2O कैसे बनता है बताओ, किस किस के मिश्रण से बनता है, बनता है ना H+ जो भी है O2, तो ये साइंस है। वैसे हमारी हिंदी में भी यही है, बस आपको समझाने वाला ढंग से नहीं मिला, तो इसलिए आपने रटा, और आज दिमाग में क्या रहा हुआ, रटना जैसा रहा है। अब समझते हैं देखो कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो देखो हमें समझना है न कि रटना है। मैं यहां पर बात करूं 15 अगस्त अभी गया है, 1947 को क्या घटनाक्रम हुआ, देश आजाद हुआ, कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अब मुझे बताओ, जैसे आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा, इस टाइप से, ऊपर टॉप से बता रहा हूं मैं, इस टाइप से बना हुआ होता ना ऊपर से, तो आधा ही बता रहा हूं। अगर मैं 15 अगस्त 1947 की बात करूं, देश आजाद हुआ, उसी के आसपास विभाजन भी होता है, लेकिन यहां पर एक भूभाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं कहते, ये भारत का अभिन्न अंग था कि नहीं था, मुझे बताओ, था भारत का अभिन्न अंग। जब जो भी बंटवारे हुए उसकी वजह से वो अलग देश बन गया, हम अलग हो गए, यही थे। लेकिन उससे पहले तो ये तो कहाँ भाग था, भारत का था। मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बैलगाड़ी लेके कराची जाते थे, अभी जयपुर दिल्ली जाते नहीं जाते, वैसे अपने पूर्वज कहाँ जाते थे, कराची। कहाँ घूमने जा रहे थे, कराची घूमने जा रहा हूं उस समय में, क्योंकि वो किसका भाग था, वो भारत का था। अब देखो क्या होता है कि यहां से हिमालय, आपने ये भी पढ़ा होगा कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में, कि अधिकतर नदियों का उद्गम हिमालय है। कौन है, पढ़ा है ना। तो अधिकतर नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो हिमालय से होता है। कहां से होता है, हाँ। वर्तमान पाकिस्तान में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, वर्तमान पाकिस्तान में बहती है वो, ठीक है। अब देखो बात आती है, एक और शब्द आपने सुना होगा, एक बात सुनी होगी, उक्ति सुनी होगी, कथन सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सुना होगा आपने, क्या वाकई में यहां पर सोने की चिड़िया उड़ती थी क्या, क्यों कहलाता था भारत सोने की चिड़िया,
मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात है कि हमारी जो भी आवश्यकताएं थी वहीं पूर्ति हो जाती थी। ठीक है, किसी के सामने झोला लेकर के नहीं निकलना पड़ता था, चाहे वो खनिज संसाधन हो या कोई भी अन्य संसाधन हो, भरपूर मात्रा में थे। ठीक है, तो इसलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अब क्या होता है, जैसे एक उदाहरण स्वरूप देखा जाए, जैसे ये आप हो और आप अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, तो सबसे पहले दिक्कत किसको होती है? आप कोई भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, सबसे पहले दिक्कत किसको होती है? पड़ोसी को होती है। ये तो समझ कि सबसे पहले दिक्कत जो होती है वो होती है पड़ोसी को। किसको होती है? पड़ोसी को होती है। होती कि नहीं होती, मुझे बताओ। ठीक है, तो भारत जो देश है भाई, यहाँ इसका कहीं ना कहीं तो बॉर्डर था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इधर, तो ये मध्य एशियाई देश आ जाते हैं, इराक, ईरान, खाड़ी देश। मतलब कौन से देश? खाड़ी देश। ये तो वैसे ही शुरू से ही नंगे है, ये तो है कि नहीं है? खाने के भी लाले पड़ते हैं, तेल की वजह से वह चल चल पड़े। ये तो समझ में आई कि नहीं आई बात? वरना ये तो भूखे है शुरू से ही। ठीक है, और चोर है, चोर भी थे। अब देखो, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत देश क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। तो स्वाभाविक है कि ईर्ष्या जलन इनको तो हुई है। इसीलिए तो मोहम्मद गजनवी आया, सुना होगा आपने भाई, लूटपाट करने के लिए तो आया था मोहम्मद गजनवी वगैरह, जितने भी विदेशी आक्रांता है। तो ये विदेशी आक्रांता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमला करते हैं, ये दिल्ली है मान लो, हमला करने के लिए आती है यहाँ पर। ठीक है, उससे पूर्व उनको वर्तमान पाकिस्तान में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी बहती है? सिंधु नदी। उसको पार करना पड़ता है सिंधु नदी को। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लोग, ये खाड़ी देश के जो लोग हैं, ठीक है, इनकी जो प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा, वहां पर भी अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे अपने यहाँ जैसे हिंदी थोड़ी बोली जाती, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा अलग है। हमारे यहाँ जैसे कि मेवाड़ी बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते? लेकिन आप जाकर के जैसे वागड़ क्षेत्र के हो, दिल्ली जाकर के आप वागड़ी बोलोगे तो सामने वाले के पल्ले पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदी कौन है भाई? एक प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपसी ट्यूनिंग बिठाने के लिए एक जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो हमारे यहाँ कौन सी है? या तो हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश तो मेरे हिसाब से सभी जितने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इंग्लिश उतनी आती है हमें कि हम खुद समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते, व्याख्या नहीं कर पाते। अगर एक लेटर लिखा हुआ है, आप समझ लोगे कि इतनी तारीख को फिजिकल का टेस्ट है, इतनी तारीख को एग्जाम है, इतनी बजे जाना, पेन पेंसिल लेके जाना, खुद समझ लोगे। कोई बोलेगा कि भाई मेरे को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता, नहीं समझा पाओगे। तो हिंदी है हमारी। तो इसी प्रकार से प्रतिनिधित्व करने वाली इनकी जो भाषा है वो है फारसी। कौन सी है? समझ में आई कि नहीं आई बात? जब ये यहां पर आक्रमण करते हैं, यानी कि भारत को लूटने के लिए, तो इनको एक नदी पार करनी पड़ती, सिंधु। और इन लोगों को सिंधु, ये सिंधु शब्द उच्चारित नहीं करने आता है। जैसे कोई अंग्रेज है, अपने यहां पर मैं बात करूं, अपने एक जिले का नाम है बाड़मेर। क्या नाम है? किसी अंग्रेज को बोलो कि बाड़मेर का उच्चारण करें, क्या बोलेगा वो? बाड़मेर उच्चारण कर पाएगा क्या? वो क्या बोलेगा? बामेर। ये बोलेगा नहीं बोलेगा? बताओ। यानी ड या ड़ को र में बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बताओ। बोलता है ना। उसी प्रकार से इन लोगों को फारसी जो है, इनको स उच्चारण नहीं करने आता। इनको ये उच्चारण करते हैं स को ह। क्या उच्चारण करते हैं? स को ह। अब ये बोलते हैं हिंदू। क्या बोलते हैं? हिंदू। धीरे धीरे अपघटित होते होते, अपघटन का मतलब समझ रहे हो ना? धीरे 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 घिसता हुआ, मतलब ध को भी धीरे धीरे हम लोगों ने द में कन्वर्ट कर दिया। एक तो बोलो ध और एक बोलो द, सभी उच्चारण करो ध और एक बोलो द। ज्यादा जोर किसमें आ रहा है? ऑक्सीजन का लेवल किसमें ज्यादा हो रहा है? ध में हो रहा है ना। तो धीरे धीरे अपघटित होते होते ये शब्द क्या बन गया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई है? इनका निवास स्थान हिंदुस्तान।
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान कहां से बने, तो कहां से आए ये? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये थे पारसी से आए, लेकिन इस बात का प्रथम अन्वेषण करता, खोज करता, मतलब किसी ने रिसर्च तो की होगी, तब जाके ये बोले। मैंने तो नहीं की, ये तो कहीं आगे किसी ने की होगी, ऐसा थोड़ी कि मैंने की। ठीक है, तो सबसे पहले जो अन्वेषण करता था कि भाई ये हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान शब्द जो हैं फारसी शब्द हैं। प्रथम जो अन्वेषण करता था, जो इतिहासकार था, वो था, आपने सुना होगा, गज ए हिंद। नाम सुना कभी? गज ए हिंद, जिसे उपाधि दी गई थी, अमीर खुसरो। क्या नाम था? तो ये बात सबसे पहले किसने कही थी कि भाई ये फारसी शब्द है? तो किसने कही थी? अमीर खुसरो ने कही थी। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? भाई हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि ये स को किस में बदलते थे? हाँ में बोलते थे। सबसे पहले जहां खोजबीन करने वाला था वो कौन था? अमीर खुसरो था। समझ में आया कि नहीं आया? मैं चाहता तो इसी शब्द को, इसी चीज को केवल यूं लिख देता, हिंदी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, सीधे लिख देता था। इस भाई ने भी बताया था। अब संस्कृत या देवनागरी वगैरह वगैरह तो नहीं है दिमाग में। अच्छा, फिर देखो हिंदी के बारे, आज हम हिंदी का जो फर्स्ट टॉपिक है, हम अभी केवल हिंदी के बारे में एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि ये भी होता है क्या। हम बहुत सारा इतना मैटर पढ़ लेते हैं और उसमें से आता कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? के ज्यादा टफ से टफ पढ़ लेते, जो मतलब ज्यादा बड़ा से बड़ा मैटर पढ़ लेते कि यार ये थोड़ा टफ लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आता है। क्वेश्चन वो बिल्कुल बेस लेवल, बिल्कुल आधारभूत रूप से, बेसिक रूप से पूछता है। हो सकता है वो घुमा करके पूछ ले। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार सेकंड ग्रेड हिंदी में पूछा हुआ है, जो मैंने आपको फर्स्ट आते ही बताया कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन मिला सबसे पहले संस्कृत, दूसरा ऑप्शन कोई भी अंग्रेजी, ठीक है, तीसरा फारसी। तो उस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो जाता है वो संस्कृत पर जाता है। किस पर जाता है? संस्कृत इसकी जननी है। कौन है? जननी। जननी समझते हो ना, माता। संस्कृत जो है वो हिंदी की माता है। अब देखो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना? ठीक है, किधर वाले को? हाँ हाँ, नहीं सब पूरा एक है था ना, हम संपूर्ण राष्ट्र है। नहीं 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 नहीं, ये जो मैंने बताया ये केवल याद रखने के हिसाब से बताया, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से। नोट, मैं कोई इतिहासकार भी नहीं हूं, नहीं मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी हूं, ये ध्यान रखना। ये तो केवल इसलिए बताया है कि आपके दिमाग में रहे कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी शब्द है। इतिहास वालों को पूछना यार। ठीक है, इधर वालों को क्या बोलते हैं, उधर वालों को क्या बोलते हैं, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने दक्षिण राजस्थान में चले जाओ तो दक्षिण राजस्थान में भी कितने जिले आते हैं भाई? उदयपुर के बाद स्टार्ट है ना। समझ में आई बात? क्या है? तो उसमें वागड़ी भी आते हैं न, मेवाड़ी भी आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? तो यूं अब वो कहते हैं सर उसको क्या है, उसका मुझे नहीं पता ना, मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी हूं। ये चीज समझ में आ गई ना? अब देखो एक और चीज जो हमारे हिंदी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। हिंदी आज तक आप लिखते आए हो, बाएं से दाएं लेके जाते हैं या दाएं से बाएं लेके जाते हैं? ये मैडम बताएंगे। दाएं से बाएं? हाँ, कैसे लिखते हो आप? लिखने का मतलब जैसे मैं राजू पूरी गोस्वामी, तो मैं यूं जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं? किधर जा रहा हूं? इधर से उधर जा रहा हूं ना। तो ये देखो मेरा ये पर्स, ये जो पर्स रखने के लिए जेब है ना, ये कौन सा कहलाता है? बाया कहलाता ना, कि नहीं कहलाता? तो बाएं से, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आज तक, बाया दाया बाया समझ में कम आता, लेफ्ट राइट ज्यादा समझ में आता, अंग्रेज ज्यादा है।
हकीकत बता रहा हूं। तो बाएं से दाया, और ये जो लिखने की बात आती है, ये लिखावट जो होती है, जो अभी मैं वर्णों को वर्ण समझाऊंगा आप लोगों को, एक बार एक मोटे तौर से समझा रहा हूं। बाएं से जो दाएं लिखने का जो तरीका है, इस तरीके को कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। और हमारे यहाँ जो ये लिपि है हिंदी की, इसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि बोलते हैं? देवनागरी लिपि। एक और है, ये कितने हैं? ये काली बताएगी। काली क्या नाम है? हाँ, ये कितने लिखे मैंने? 3 और 4 सही है। 3 और 4 उन्होंने। हाँ हाँ, ये सही है दीदी। हाँ। जिनसे पूछ रहा हूँ वो बताओ। जरूर नहीं कि यार सबको आवे या नहीं आवे। ये हमारी लिपि का भाग है। लेकिन अभी हमें ये लिख दे, मान लो 1,01,000 रुपए लिखना हो, या 530 लिखना हो, ठीक है, 340 लिखना हो, 341 लिखना हो, 342 लिखना हो, तो अगर इस टाइप का लिखा हुआ होगा तो हम तो 2 बार 1 मिनट तक तो वहीं रुक जाएंगे, यार ये कई लिखी लिखी हो है। हकीकत बात है। जबकि ये हमारी लिपि का अभिन्न अंग है। ये हमारी लिपि है हिंदी जो है ना, हिंदी की ये कौन सी? देवनागरी लिपि का भाग है। लेकिन हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में? रोमन। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम? ठीक है। तो इसका मतलब हमारी हिंदी अब हिंदी नहीं रही है। हमारी हिंदी अब हिंदी नहीं रही है। अब हमारी हिंदी हो गई है खिचड़ी। क्या हो गई है? खिचड़ी। समझते हो? नहीं समझते हो? सब समझते हो। स्टूडेंट जो है वो सब समझता है खिचड़ी क्या होती है। खिचड़ी में आलू भी हो तो चलेगा, प्याज हो तो चलेगा, काजू डाल सकते हो, मूंगफली के दाने डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, न घी भी डाल सकते हो, न तेल भी डाल सकते हो, धनिया हो तो चलेगा, न हरी मिर्च हो तो चलेगी। समझ में आई बात? ऑल ओवर मिक्स, उसको क्या बोलते हैं हम? खिचड़ी। तो अब हमारी हिंदी क्या हो चुकी है? खिचड़ी बन चुकी है। जैसे आप और हम, में सभी लोग हम हिंदी बोलते हैं ना। लेकिन देखा जाए तो एक विशुद्ध हिंदी नहीं बोलते। विशुद्ध हिंदी नहीं बोलते। कैसे नहीं बोलते? देखो खिचड़ी कैसे बन गई है। सुबह उठे, उठते ही फोन देखोगे, उठते ही फोन देखा, आगे से सामने वाले ने लिख रखा गुड मॉर्निंग डियर, हम भी लिखेंगे गुड मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? शुभ प्रभात नहीं लिखते। लिखते हैं क्या? उठे, उठते ही जैसे ब्रश करने जाओगे, कहां जाओगे? तो ब्रश, BRUSH, कहां से लेकर आ गए ये शब्द? अंग्रेजी शब्द एक नहीं है। ब्रश, ब्रश करने जाते हो ना, ब्रश। उसके बाद में बाथरूम, बाथरूम कहां से आ गया? अंग्रेजी है ना। मग, मगा, मग समझते हो ना। साबुन, शैम्पू। चलो शैम्पू को हिंदी में क्या बोलते बता दो? है? वो है, लेकिन मैं तो यूं पूछ रहा हूं, अभी तो यूज करते हो ना। तो शैम्पू के हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई इंग्लिश शब्द है ना। आज दिन तक शैम्पू को कुछ बोला आपने? कुछ बोला किसी ने? शैम्पू ही बोलते हो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। सुबह उठते हो, शाम सोते हो, तब तक मान लो आप 100 शब्द बोल रहे हो। कितने बोल रहे हो? 100 में से 70 शब्द, कितने शब्द अन्य भाषाओं के बोलते हैं। बस ये अंग्रेजी शब्द है तो वो थोड़े आप पहचान कर लोगे, आपके रीड में भी थे ना। देशी, विदेशी, तत्सम, तद्भव, सुने तो होंगे ना। तो ये कैसे डिवाइड करोगे? ये सीखना पड़ेगा हमें। ठीक है। जैसे किसी आदमी के हाथ से या किसी भाई के हाथ से ऐसा कुछ काम हो गया, तो वो सिर पकड़ के बैठा है और आप जाकर के उसको बोलते हो अरे भाई यार ज्यादा टेंशन मत ले। क्या बोलते हो? टेंशन। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हो? तनाव बोलते हैं। लेकिन तनाव तनाव बोलोगे, सामने वाले समझ में नहीं आएगा ये क्या कह रहा है। ठीक है। अब टेंशन ज्यादा समझ में आ जाएगा। पेन,
मुझे पेन चाहिए, यही बोलते हो ना। कलम आज दिन तक बोलना है आपने, तो ये कहां से, मतलब 100 में से 70 शब्द आप कौन से बोल रहे हो, अन्य भाषाओं के। इसलिए वर्तमान में जो प्रयुक्त होती है उसे हम खिचड़ी हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा प्रयुक्त करते हैं हम लोग वर्तमान में, खिचड़ी हिंदी। अब एक और बात आती है, ये तो बात वर्तमान में हम जो बोल रहे आम बोल चाल, जिसे हम खिचड़ी हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन आप लोगों के जो कंपटीशन में आने वाले, किसमें कंपटीशन, क्योंकि आप लोगों के मान लो 100 या 150 जो भी क्वेश्चन का एक सिस्टम है कि भाई 150 क्वेश्चन आएंगे या 100 क्वेश्चन आएंगे। अब क्या है, हिंदी के 150 नहीं कह रहा हूं, ऑल ओवर बात कर रहा हूं पूरे पेपर की। पूरे पेपर में मान लो 150 क्वेश्चन है, अब कितने भी होशियार हो वो मायना वहां नहीं रखता, वहां ये मायना रखता है कि आपने 150 में से ज्यादा कितने सही किए, तब जाके आपके चयन की जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी। यही बात है ना। इसके अलावा तो आप बोले बाहर कितने ही होशियार हो, अपने आप को 30 मार्क का 40 मार्क का समझते हो और वहां क्वेश्चन गलत हो गए तो कोई मतलब नहीं है, कोई नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी तब लगेगी कि भाई 150 में से आप ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करते हो, यही रहेगा ना। इसके अलावा कोई मायना नहीं रखता है, आप काले हो, गोरे हो, दुबले हो, मोटे हो, कैसे भी हो। समझ में आएगी नहीं आई बात, और ये हकीकत यही है। ठीक है, 150 या 100 जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही करोगे, उसी का चयन होगा। तो उसको सही करने के लिए मुख्यतः जो है, देखो 2 प्रकार की होती है हिंदी। सामान्य तो हमने बताया, मैंने समझाया अभी कि भाई हम बोलते हैं वो कौन सी होती, खिचड़ी हिंदी होती। कौन सी होती, खिचड़ी हिंदी, जिसे हम सामान्य हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य हिंदी, जिसका दूसरा नाम है व्यावहारिक हिंदी। क्या बोलते हैं हम, मतलब व्यवहार में प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, मैं बोला आपकी समझ में आ गया, बात खत्म। तो ये हम व्यावहारिक हिंदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैं कुछ समझा रहा हूं, समझ में आता रहा है ना अच्छे से एकदम, इसे बोलते हैं व्यावहारिक हिंदी। ये व्यावहारिक हिंदी वहां काम नहीं आती। ये जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें व्यावहारिक हिंदी काम नहीं आती, वहां पर काम आती है मानक हिंदी। कौन सी हिंदी आती है, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, मानक हिंदी। जैसे अगर किसी ने नोटिस किया हो, मैंने तो लिखा था हिंदी ऐसे, लिखा है नहीं लिखा, ऐसे लिखा। अब आज तक आप शायद समझ में आ गई बात, ये प्रचलित है, क्या है, जिसे हम किस में ले जाते हैं, समझ में आया। और मैं आपको यहां पर कौन सी हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो शब्द कौन सा है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये फर्क होता है। व्यावहारिक यानी जिसे हम खिचड़ी का भाग कह सकते हैं, मानक जो स्टैंडर्ड जो आपके पेपर में जो आएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, तो वो मानक हिंदी से पूछा जाएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई बात। अब देखो, इसके साथ में मैंने बताया कि हिंदी जो है इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है, बाएं से। अगर इसके वर्ण की बात करूं, इसके वर्ण की बात की जाए तो प्रत्येक शब्द को समझाने के लिए, प्रत्येक शब्द को समझाने के लिए अलग अलग वर्ण का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी शब्द देख लो, एक अंग्रेजी की बात करूं, एक हिंदी की बात करूं, देखो समझना, ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है, एक शब्द होता है, एक शब्द वो 10 जगह काम आता है। आता कि नहीं आता बताओ, एक ही शब्द का प्रयोग 10 जगह किया जा सकता है, लेकिन 10 जगह अलग अलग रूप में होता है। हो सकता है कभी घोड़े के रूप में, तो कभी गधे के रूप में भी किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदी में मतलब प्रत्येक शब्द को समझाने के लिए अलग अलग वर्ण का प्रयोग होता है।
इसलिए ध्यान से समझना, इसलिए इसे हम मानक अर्थात वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक है, तो हिंदी को कौन सी भाषा कहते हैं? तो मानक और वैज्ञानिक। क्यों कहते हैं? कि प्रत्येक शब्द को समझाने के लिए अलग अलग वर्ण का हम प्रयोग करते हैं। यूं नहीं घोड़े गधे सबको एक कर दिया, नहीं करते हम। अंग्रेजी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? अंग्रेजी में वर्णों की संख्या बताओ। तो फिर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? फाइनल 52 होती। सोच लो। हम्म 54 होती है। मतलब आप श्योर नहीं कह सकते हो कि 52 है 44 है। श्योरिटी की बात आती है तो देखो, हम अंग्रेजों से तो होशियार है कि नहीं है, ये बताओ। ये बात तो अपने आप को मानते हो ना कि अंग्रेजों से साम दाम दंड भेद नित्य कैसे भी हम होशियार तो है कि नहीं है? ठीक है, तो ये मान लो कोई अंग्रेज है, ठीक है, ये कोई मान लो भारतीय है। कौन है? भारतीय है। समझना ध्यान से। अंग्रेज को कह दे कि अभी बारिश आ रही है, यहां से थोड़ा सा थाने से इतना सा दूर जाना है, तो सबसे पहले तो वो छाता निकालेगा, ऊपर लगाएगा, फिर जाएगा, और अपने को कह दे तो वही वहीं सामने तो जानो है। क्या करेंगे हम? समझ में आई बात? और हो सकता है भीगे भी नहीं, जुगाड़ भी लगा दे, ऊपर रख के बेग न चले जावे, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम इनकी तुलना में डबल जुगाड़ू होते हैं। क्या होते हैं? इनके वर्णों की संख्या कितनी है तो अपने कितनी है? हम तो क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्ण कितने हैं? 52। इस पर हम अध्ययन करेंगे। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब आपको हेडिंग डालनी है वर्णमाला। क्या हेडिंग डालनी है? अब आप कहोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं लिख रही, क्यों कटे? ये भी तो हो सकता है। ठीक है, शब्द को समझने के लिए तो वर्ण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक है ये, और यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। हेडिंग डाल दो वर्णमाला। आनंद आ तो रहा? क्यों बिठा रखे बस बरसात में? हिंदी के लिए लगभग 160 पेज का आसपास, 50 रुपए का जो रजिस्टर आता है, 160 से 170 पेज के आसपास एक नया रजिस्टर बना लेना। यूनिक आप उसमें ही हिस्ट्री उसमें ठोक रहे हो, आर्ट एंड कल्चर उसमें लिख रहे हो, ऐसा नहीं। स्पेशली आज से क्लास चालू, मतलब क्लास चालू रहेगी, तो 160 पेज के आसपास आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना है, जिसमें एक सामान्यतः जो कॉमन हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके लगभग आ जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी आपने वर्णमाला। अब देखो, रजिस्टर बंद कर देना अगर आप लोगों ने हेडिंग डाल दी। मैं जब यहां लिखूं तब कोई लिखेगा नहीं, बस समझना है अपने को। वर्णमाला, ध्यान से समझना। वर्णमाला, अब मैं ये पता चल गया कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो 52 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन जो हेडिंग डाल रखी, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न वगैरह जो भी आता है वो सीधा हेडिंग से पूछते। कहां से पूछते हैं? हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं, पढ़ते जाते कुछ आता ही नहीं, फिर कहते हैं यार पेपर बनाने वाला सही नहीं था। सही तो था, लेकिन उसने हेडिंग से प्रश्न पूछ लिया। कहां से लिया? जैसे वर्णमाला, यहीं से पता चल रहा है कि भाई वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला, सबसे पहले वर्ण पर चर्चा करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं बताओ, कभी सुना हो, पढ़ा हो? वर्ण किसे कहते हैं? भाई वर्णमाला लिखा हुआ है, वर्ण किसे कहते हैं? स्वर तथा व्यंजनों के मेल को वर्ण कहते हैं। गुड। और ये ऑप्शन भी नहीं आवे तो
कहीं नहीं, पांचवा गोला भर के आ जाएंगे सर। वर्ण ही है, मुंह से निकले। और कोई कोई तो तुक्के मारो यार। वर्णों के सार्थक समूह को, हाँ बोलो, आप ही को कह रहा हूँ। कहीं को, हाँ इधर भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ होने कोने होने चाहिए ना लास्ट में दीदी। पर तो हमने रखा है, लेकिन सर क्या करें, अब अभी हमें याद नहीं आ रहा है या बता नहीं पा, ये है ना समस्या। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये वर्ण लिख रहा हूँ जो आपने नहीं कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसा नहीं नहीं है। ये पहली दूसरी क्लास का क्वेश्चन है। अगर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनके वर्ण पहली या दूसरी क्लास में अगर आपने पढ़ाया हो तो। वर्ण की बात करूं, समझ लो। मैंने कहा ना कि भाई दो तरीके होते हैं, या तो रटो या समझो। याद क्या करें, समझ लो। देखो ये कौन सा संकेत है, यानी एक पेड़ का चित्र। किसका चित्र है ये? पेड़ ही है ना, एक नहीं है, पेड़ है। अब मैं यहां पर बात करूं, इस वृक्ष की बात करूं, इस पेड़ की बात करूं, ये किस पर टिका हुआ है? जड़ पर। जड़ है तो पेड़ है, जड़ नहीं है तो पेड़। ये दिमाग में थ्योरी हुई कि नहीं अभी कंप्लीट, कि पेड़ जो है वो किस पर टिका हुआ है? जड़ों पर। और यानी जड़ है तो पेड़ है, ना जड़ नहीं है तो पेड़ नहीं है। सीधी सट गणित है। उसी प्रकार कोई भी भाषा हो, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी भाषा हो इस दुनिया में, उस भाषा की जो जड़ होती है ना, वो वर्ण होता है। कौन होता है? वर्ण है तो भाषा है, वर्ण नहीं है तो भाषा नहीं है। जैसे ए बी सी डी ई लास्ट जेड तक, ये क्या है बताओ? वर्ण है। और ये वर्ण मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? भाषा। वर्णों की वजह से ही भाषा है ना। अगर मैं यूं कह दूं इन 26 ही वर्णों को एक साइड में कर दो, फिर अंग्रेजी बोलो आप, एक शब्द ही बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। समझ में आई कि नहीं आई थ्योरी? यानी कि कोई भी भाषा जो होती, उसकी जड़ें, उसका आधार, उसका बेस, वो कौन होते हैं? वर्ण होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको मैं थोड़ा सुव्यवस्थित रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से समझना, ये थ्योरी समझ में आ गई ना। तो किसी भी भाषा की, या यूं लिख सकता हूं कि भाषा की मूल, मूल का मतलब समझते हो, जड़। यहां लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा सेट करके, मूलभूत। मूल का दूसरा नाम है आधार। क्या नाम आता है? आधारभूत। भाषा की मूलभूत या आधारभूत। और एक शब्द डाल रहा हूं, लिखित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? वर्ण किसे कहते हैं? तो जो कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी से छोटी, और लिखित में कौन से रूप में? लिखित। इसलिए मैंने देखो एक शब्द डाल दिया, लिखित सबसे छोटी इकाई। जिसे हम जो आधारभूत जो होती है, मूलभूत जो होती है, वह जो इकाई होती है वह क्या कहलाती है? दोनों चीजों को एक साथ सेट कर दिया। भाषा की मूलभूत या आधारभूत भी बोल सकते हो। लिखित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो एक प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि सर जब लिखित लिख रखा है, लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है, नहीं कहलाता क्या भाई? लिखित सबसे छोटी इकाई, तो मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताओ, कोई बताएगा मुझे? स्वर। गुड। और कोई? नहीं पता है? अब सोचो, देखो एक मिनट के लिए। मैंने बोला क, क्या बोला? आपको सुनाई दिया? ट, क्या बोला बताओ मैंने? त, ह, सुनाई दे रहा?
मैंने तो केवल बोला है ना, जो भी बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा ना। आ, सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये ध्वनि है, क्या है? मैंने कहीं लिखा है क्या ये सब चीजें? लिखा तो नहीं है ना, केवल मैं बोला हूं। मैंने बोला वह, आपको सुनाई दिया ना, कि बस वह सुनाई दिया। तो यानी कि केवल बोला है, बोलना मतलब मौखिक। क्या लिखा हुआ है? मौखिक। आवाज आई आपको? इसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? भाषा की सबसे छोटी मौखिक, बोलना पूछ ले तो क्या कहलाती है, और लिखना पूछ ले तो। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो वर्ण किसे कहते हैं ये तो पता चल गया कि नहीं चल गया बताओ? ठीक है। अब हमारे हिंदी की बात करूं तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ये बात सभी को पता, लिखने की जरूरत तो नहीं है। फिर वर्ण में क्या होता है, वर्ण का अगर मैं विभाजन करूं, ध्यान से समझना, वर्ण वर्ण का भी वापस विभाजन होता है। तो वर्ण में विभाजन तो जो होता है वो स्वर और व्यंजन से होता है। किससे होता है? स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? अर्थात स्वर होते हैं वो भी वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी वर्ण का जो विभाजन होता है वो दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है? दो रूप में। ये समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आ, एक अलग उप विभाजन में देखे तो इसे हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते ही नहीं बोलते? आ, ठीक है। लेकिन आ किसका रूप है? तो वर्ण का ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्ण जो है स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं वर्ण? स्वर और व्यंजन। जैसे अंग्रेजी में भी है, ए, ई, आई, ओ, यू, वो क्या आते हैं? वो किस में आते हैं? स्वर में आते हैं ना। ऐसे, तो ऐसे हिंदी में भी स्वर और व्यंजन मिलकर के वर्ण का निर्माण करते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वह वर्ण होता है। भाषा की आधारभूत जो इकाई होती है वह भी क्या होता है? वर्ण होता है। ये कंसेप्ट समझ में आया? फिर आगे हम समझेंगे कि भाई वर्ण से मिलकर के क्या बनता है, वो भी समझाऊंगा। ये क्लियर है सभी के? उतार लो आप लोग।
फिर है देखो, वर्ण जो होते हैं, वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। कैसे? देखो, एक वर्ण है देखो, क, इसका कोई अर्थ होता है क्या? क का कोई अर्थ होता है क्या? ठीक है। इस म का कोई अर्थ होता है क्या? ल का कोई अर्थ होता है क्या? लेकिन जब एक वर्ण, दो वर्ण और तीन वर्ण, तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, तो बताओ इसका अर्थ होता है कि नहीं होता है? क म ल होता है। तो ध्यान से समझना जो प्रश्न पूछा जाता है। देखो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो निरर्थक होती, क्या होती है? एक पॉइंट एक और मिला आपको, निरर्थक होती। निरर्थक का मतलब समझ रहे हो? जिसका कोई अर्थ, वो भी क्या कहलाता है? वर्ण ही होता है। समझ में आई बात? लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ले, क्या पूछ ले? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो यानी कमल का अर्थ होता है, तो वहां क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। तो यानी कि क्या बोल सकते हो? भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई है? देखो, यहां कंफ्यूज करता है यहीं से। आजकल क्या प्रश्न का पेपर पैटर्न देखा होगा, जब से ये बोर्ड आया ना, स्टूडेंट के बाजे बजने प्रारंभ हो गए। हकीकत बात है। पहले तो क्या था कि एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, उस टॉपिक में से ही 4 ऑप्शन दे दिया है, खत्म खेल। अब बंदा क्या करता है? चारों के हेडिंग निकालेगा, परफेक्टली परिभाषा निकालेगा और ऊपर लिखेगा निम्नांकित में संगत चुनिए, असंगत चुनिए। मैं आपको परीक्षा पैटर्न जो होता है ना, शायद आपको किसी ने समझाया नहीं समझाया, मुझे नहीं पता। मेरे हिंदी में तो मेरा टारगेट है कि आपके मान लो 15 प्रश्न आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? किसी के मान लो 20 प्रश्न आ रहे हैं, या 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, मेरी हिंदी की बात कर रहा हूं। पूरे में से पूरे कितने? मेरा प्रयास रहेगा। भाई मेरा प्रयास क्या है? यही तो रहेगा। इसके अलावा तो मैं भले पूरा पढ़ा दूं ना, आप 1-2 क्वेश्चन नहीं करके आओ तो कोई मतलब है? भाई मेरा प्रयास ये है, भले 15 आवे, 20 आवे, 10 आवे, 100 प्रश्न आ रहे हैं आपके मेरे हिंदी के, तो वो कम से कम पूरे में से पूरे आप करके आओ, और वही सीखना है। इसके अलावा आप कितने होशियार हो, कितने पैसे वाले हो, कितने अच्छे हो, बुरे हो, कोई लेना है देना है हमारे। तो भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक शब्द डाल दिया उसने, कौन सा डाल दिया? इसका परीक्षा पेपर पैटर्न भी समझाऊंगा मैं आपको। सबसे छोटी सार्थक इकाई जैसे आ जाए ना, तो आपको समझना ये क्या है? शब्द। देखो, प्रैक्टिकल किया हमने, क म ल तीनों मिले कमल, एक शब्द बोला, तो शब्द बना कि नहीं बना? जब ये शब्द जो होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। देखो, कमल एक शब्द हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। कमल, खिल, खिल समझना है, खिलना, खिल रहा है। 1 2 3 4 शब्द हुए कि नहीं हुए बताओ? तो कमल खिल रहा है, तो यानी कि 2 या 2 से अधिक, 1 2 3 4 है। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जब ये शब्द जो होता है वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वहां शब्द नहीं कहला करके न पद बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। देखो, अकेला है तो शब्द कहलाता है। क्या है? अकेला है तो क्या कहलाएगा? ये शब्द है कि नहीं है? लेकिन ये जैसे इसे वाक्य बना कि नहीं बना? कमल खिल रहा है, तो ये तो शब्द ही है, लेकिन अब वो क्या कहलाता है? पद। इसका नाम क्या हो गया है? पद। है तो वही चीज है ना। जैसे एक लड़की कुंवारी है, तब तक तो नाम गीता है उसका। क्या नाम है? शादी होते ही किसकी तो ननद बन जाएगी, किसी की हो सकता है ननद तो छोड़ो, भाभी बन जाएगी किसी की,
किसी की चाची भी बन सकती है, किसी की पत्नी भी बन सकती है तो वही है ना। तो ये अपने है तो वही है, लेकिन ये क्या बन गया है, पद बन गया, एडजस्ट होते ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि दो या दो से अधिक शब्द, शब्द की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है, पद मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो वाक्य का निर्माण करते हैं। न भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है? भी कहीं लिख लेना कोने वोने में। ठीक है, आपकी क्लास यही तीसरी करते, धन्यवाद।